नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आपको एक नया टॉपिक बता रही हूँ। वह है मुग़लकालीन ऐतिहासिक स्रोत। मुग़लकालीन ऐतिहासिक स्रोत मूलतः दो प्रकार से पढ़े जा सकते हैं: समकालीन फ़ारसी ग्रंथ और विदेशीय यात्रियों के वृत्तांत। आज जो हमारा टॉपिक है वो है समकालीन फ़ारसी ग्रंथ। सबसे पहले हम लेते हैं तुज़ुक-ए-बाबरी, जिसके लेखक हैं बाबर। यह बाबर की आत्मकथा है। इसे बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। बाद में इसका फ़ारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुर्रहीम खानेखाने द्वारा किया गया था। इसमें सत्य के महत्व पर बल दिया गया है। वह कहता है, इस साहित्य में मैं इस बात पर दृढ़ रहा हूँ कि हर बात जो लिखूँ वह सच लिखूँ और जो घटना जिस प्रकार घटी हो उसका ठीक ठाक उसी प्रकार उल्लेख करूँ। बाबर ने बाबरनामा में अपने भूलों और दोषों को भी खुले रूप से स्वीकार किया है। वह लिखता है, क्योंकि मुझे राज्य पर अधिकार करने तथा बादशाह बनने की आकांक्षा थी, अतः मैं एक या दो बार की असफलता से निराश होकर बैठा न रह सकता था। हम सबको पता है कि कितनी कठिनाई से बाबर ने भारत पर विजय प्राप्त करी थी। बाबर ने तत्कालिक राजनीतिक व्यवस्था की भी जानकारी इस पुस्तक में दी है। उसने कहा है कि भारत में दिल्ली, गुजरात, मालवा, खानदेश, बंगाल, मेवाड़, सिंध, विजयनगर और बहामनी मुख्य राज्य थे, परंतु उसने इस बात का भी उल्लेख किया है कि इन सारे राज्यों में एकता और स्थिरता का अभाव था और यही कारण है कि वह आराम से भारत पर विजय प्राप्त कर सका। उसने भारत का एक बहुत ही सजीव वर्णन दिया है। उसके अनुसार भारत बहुत सुंदर देश है जिसमें 3 प्रमुख मौसम हैं। वर्षा ऋतु के बारे में वो लिखता है, वर्षा ऋतु में मौसम अति सुहावना होता है, वायु अत्यंत सुखद प्रतीत होती है। इसकी कोमलता और अनुकूल तापमान से बढ़कर कोई चीज़ क्या सुखद हो सकती है। इसके बाद बाबर ने भारत के निवासियों के बारे में भी लिखा है। उसने कहा है कि किसान और निम्न श्रेणी के व्यक्ति अधिकांश नंगे रहते हैं। पुरुष लंगोट और महिलाएं एक कपड़े का आधा वस्त्र कमर के आसपास बांधकर और आधा सर को ढकने का काम करती हैं। गर्मी के दौरान बहुत धूल मिट्टी बहती है जिसे भारतीय आंधी कहते हैं। आर्थिक रूप से भारत के बारे में भी बाबर ने लिखा है। उसने कहा है, भारत अति संपन्न देश था। वहाँ चांदी और सोने की विपुलता है। असंख्य दस्तकार और कारीगर हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं। उसकी पुस्तक में लिखा है, हिंदुस्तान की यह एक बहुत ही बड़ी विशेषता है कि यहाँ हर प्रकार एवं हर कला के जानने वाले असंख्य कारीगर पाए जाते हैं। प्रत्येक कार्य तथा कला के लिए जातियाँ निश्चित हैं जो वंश परंपरा से वही कार्य करती चली आ रही है। श्रीमती बेवरेज के अनुसार उसका आत्मचरित ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जो सभी युगों के लिए उपयोगी है और उसकी तुलना सेंट ऑगस्टीन, रूसो, गिबन और न्यूटन के आत्मचरितों से की जानी चाहिए। एशिया में तो वह अपना एकमात्र उदाहरण है। तो यह प्रमुख पुस्तक है बाबर के काल की, जिसका नाम है तुज़ुक-ए-बाबरी। अब हम आते हैं हुमायूं के काल में। हुमायूं के काल में 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। पहली है हुमायूंनामा, जिसको गुलबदन बेगम ने लिखा है, और दूसरी है तज़किरात-उल-वाक़ियात, जिसके लेखक है जौहर। अब पहले मैं लेती हूँ हुमायूंनामा। इस पुस्तक की लेखिका गुलबदन बेगम है, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन थी। अकबर के आदेश पर गुलबदन बेगम ने अपने ग्रंथ को लिखा।
इस पुस्तक में बेगम ने अपनी स्मृति के आधार पर सामग्री एकत्रित करी थी। ग्रंथ को हम मूलतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग जो है इस ग्रंथ का वो है बाबर का इतिहास, और दूसरा जो है वो है हुमायूं का इतिहास। पहले हम लेते हैं पहला भाग, बाबर का इतिहास। इसमें गुलबदन बेगम ने बाबर की उदारता, दानशीलता, संबंधियों के प्रति प्रेम और अपने परिवार की महिलाओं के प्रति स्नेह का रोचक विवरण दिया है। बाबर का हुमायूं के प्रति प्रेम का मामरिक विवरण भी हमें मिलता है। इसमें हुमायूं की बीमारी, बाबर की मृत्यु का भी विस्तृत विवरण है। व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हुमायूं नामा में हुमायूं की अनेक विजय, अपने भाइयों से उसके संबंध, शेरशाह से पराजित हो जाने के बाद किस प्रकार से हुमायूं सिंध की तरफ गया और वहाँ से वो काबुल गया, फिर मिर्ज़ा हिंदाल की मृत्यु के समय का रोचक वर्णन, ये सब गुलबदन बेगम लिखती हैं। साथ ही हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के विवाह के समय, क्योंकि वह स्वयं उपस्थित थी, उसने उसका भी बड़ा ही रोचक वर्णन दिया है। हुमायूं के विरुद्ध मिर्ज़ा हिंदाल, जो कि गुलबदन बेगम का सगा भाई था, के विरोध का वर्णन करते हुए उसने मिर्ज़ा हिंदाल के प्रति पक्षपात करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमें थोड़ी असत्यता की बात लगती है, मगर जो अन्य घटनाएं उन्होंने लिखी हैं वो पूर्णतः सत्यता पर निखरती हैं। प्रोफेसर कानूंगो, जो कि एक बहुत महान इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है, मुझे यह पुस्तक बहुत उपयोगी मालूम हुई, विशेषकर हुमायूं के जीवन और तिथियों के विषय में। अन्य बातों में विश्वसनीयता है, केवल 1-2 बातों पर ही थोड़ा सा संदेह है। अब हम तीसरी पुस्तक पे आते हैं, और हुमायूं की दूसरी पुस्तक तज़किरात उल वाक़िया। जौहर ने भी हुमायूं नामा के जैसे ही याददाश्त के आधार पर इस पुस्तक को लिखा। व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह लिखी गई पुस्तक है, जिसमें मुख्य घटनाओं का इतिहास मिलता है, हुमायूं के सिंहासन पर बैठने से लेकर उसकी मृत्यु तक। इसमें कई घटनाओं का वर्णन है, जैसे कि हुमायूं का शेरशाह, गुजरात और मालवा के शासकों के साथ युद्ध, बहादुर शाह के साथ संबंध, अकबर का जन्म, हुमायूं का पलायन आदि। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो तज़किरात उल वाक़ियात हुमायूं नामा से अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है, और साथ में ही सत्यता और बिना बनावट की लिखी गई पुस्तक है। अब हम आते हैं तारीख़े शेरशाही। इसे तोहफ़ात-ए-अकबर शाही भी कहते हैं। इसके लेखक है अब्बास खान सिरनवी। अब्बास खान सिरनवी ने अपने इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश पर उसी के शासनकाल में लिखी थी। वह शेरशाह का समकालीन था और उसके शेरशाह से पारिवारिक संबंध थे। उसके पिता और उसके अनेक संबंधी शेरशाह के समय उच्च पदों पर नियुक्त था, इसलिए उसे शेरशाह के कार्यों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। अब्बास खां के अनुसार फरीद को शेर खां की उपाधि बिहार के शासक बहार खान या सुल्तान मोहम्मद शाह ने दी थी। उसका वाकया उसने लिखा है कि एक दिन फरीद बहार खां के साथ शिकार पर गया था और वहाँ एक चीता झपट कर आया, जिसको फरीद ने मार डाला। फरीद की इसी वीरता से प्रभावित होकर बहार खान ने उसे शेर खां की उपाधि दी। अब्बास खान की पुस्तक से ही हमें पता चलता है कि कुछ समय के लिए शेर खां ने बाबर के पास नौकरी भी की थी और बाबर ने उसके बड़प्पन और राजनीतिक के लक्षण देख लिए थे, मगर शेर खां को बंदी बनाया जाता उससे पहले वह वहाँ से भाग गया और मुगलों के साथ रहते हुए उसने उनकी सैन्य व्यवस्था,
मुगल सरदारों के चरित्र और उनकी शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली। ये तारीख शेरशाही में हमें साफ मिलता है। इस पुस्तक में शेरशाह और हुमायूं के बीच सत्ता के हर संघर्ष के बारे में बहुत डिटेल से मिलता है। इसमें शेर खां की कूटनीति के बारे में पता चलता है कि कैसे उसने चिनार के किले को वापस लाने में के लिए मीठी मीठी बातें करी और हुमायूं से उसे वापस प्राप्त कर लिया। साथ ही तारीख शेरशाही में सैन्य व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है शेरशाह की, कि उसके पास एक विशाल स्थायी सेना थी जिसमें करीब 1.5 लाख घुड़सवार, 2500 पैदल सैनिक और लगभग 5000 हाथी रहते थे। शेरशाह ने घोड़ों को दाग लगाने और सैनिकों की हुलिया दर्ज करने की प्रथा पुनः आरंभ की थी। आप सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको प्रारंभ किया था। अगर घोड़े को दागा नहीं जाता था तो उन सवारों को वेतन नहीं दिया जाता था। शेरशाह की राजस्व व्यवस्था का विवरण भी हमें अब्बास खान ने बताया है। उसने लिखा है कि ग्रामीण जनता से कर वसूल करने के नियम इस प्रकार निश्चित किए गए थे कि प्रत्येक परगने में एक अमीन, एक शिकदार, एक फौतेदार और एक हिंदी लेखक तथा एक फारसी लेखक नियुक्त किए गए थे। प्रत्येक परगने में एक कानूनगो का भी नियुक्ति की जाती थी जिससे परगने की पूर्व, वर्तमान और भावी स्थिति का परिचय मिल सकता था। शेरशाह अपने राजस्व कर्मचारियों को हर 2 सालों में ट्रांसफ़र करता था ताकि अच्छी आय भी हो और जो बदमाशी होती है एक ही जगह पर रहने की वो न हो सके। अब्बास खां के अनुसार शेरशाह कृषकों का हितैषी था। उसका मानना था कि अगर रैयत के साथ कुछ मेहरबानी की जाती है तो उससे सरकार को भी लाभ होता है। वह कृषकों को राज्य की संपदा का रक्षक मानता था। उसने सैनिकों को साफ मना कर रखा था कि कोई खेतों को नुकसान न पहुंचाए। यदि कभी मार्ग के संकरा होने के कारण सेना द्वारा खेती को हानि पहुंचाई जाती थी तो वह विश्वसनीय अमीनों को नियुक्त करता था जो कि उपज नष्ट हो गई हो उसको नापता था और कृषकों को मुआवजा देता था। हम सब जानते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट आजकल चल रहा है वो उस समय भी चलता था। शेरशाह ने प्रजा के हितों के लिए कई कार्य किए, जैसे यात्रियों की सुविधा तथा मार्ग में शांति बनाए रखने के लिए उसने महत्वपूर्ण मार्गों पर 1700 सरायों का निर्माण किया जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी यात्री मुफ्त खाने पीने और ठहर सकते थे। उसने आगमन की सुविधा के लिए 4 महत्वपूर्ण सड़कें भी बनाई। इसमें से एक सड़क पंजाब से प्रारंभ को लाहौर और दिल्ली होती बंगाल में जाती है, दूसरी आगरा से बुरहानपुर, तीसरी आगरा से जोधपुर और चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती है। धौलपुर निवासी खुद ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि धौलपुर भी ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड जिसे कहते हैं उस पर ही स्थित है। और शेरशाह ने तो शेरगढ़ का किला भी धौलपुर में ही बनाया था। शेरशाह के कुछ समय बाद मृत्यु के बाद हुमायूं ने पुनः भारत पर राज्य किया मगर वो कुछ समय तक ही हुआ और उसके बाद एक लंबा राज्य था अकबर द्वारा। अकबर के समय में 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई थी। एक थी अकबरनामा, दूसरी मुंतखाब उत तवारीख और तीसरी है तबकाते अकबरी। अब हम इन तीनों पुस्तकों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं शेख अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और अकबर के काल के बारे में विस्तृत जानकारी हमें अकबरनामा से मिलती है। अबुल फजल अकबर से अत्यधिक प्रभावित था और उसका एक विश्वास पात्र और घनिष्ठ मित्र था और लगभग 4000 मनसब का मनसबदार था।
परंतु जब शहजादा सलीम ने दूसरा विद्रोह किया तो अबुल फजल उसको समाप्त करने के लिए आगरा की तरफ आए तो बीच में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। अकबर को जब यह समाचार मिला तो बहुत दुखी हुआ और उसने 3 दिन तक शोक मनाया। तो इस तरह हम देखते हैं कि अबुल फजल और अकबर के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। अबुल फजल न केवल एक उच्च कोटि का विद्वान और इतिहासकार था, मगर उसे सारी व्यक्तिगत जानकारी थी और उसी के आधार पर उसने अकबरनामा को लिखा था। क्योंकि अकबर बादशाह ने आदेश दिया था और पूरे राज्य में ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध की गई थी। उसके अलावा उस समय के जितने भी राजकीय अभिलेख हैं, फरमान हैं, अमीरों के नाम पत्र हैं और शासन संबंधी अन्य पत्र हैं, वो भी अबुल फजल को प्राप्त हुए थे। तो उन सब को लेकर उसके पास बहुत सारी सामग्री थी और खूब परिश्रम और वैज्ञानिक ढंग से उसने इस विशाल ग्रंथ की रचना की है। अब इस विशाल ग्रंथ को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला भाग है उसमें तैमूर और उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास, बाबर, सूर और हुमायूं के काल की घटनाएं मिलती हैं। जो दूसरा भाग है उसमें अकबर के शासनकाल के 1602 के आरंभ तक का इतिहास मिलता है, क्योंकि इसी वर्ष अबुल फजल की हत्या हो गई थी और उसके बाद ये किताब आगे नहीं लिख पाई। और जो तीसरा भाग है वो है आईने अकबरी। और इन अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर के शासनकाल की लगभग सभी छोटी और बड़ी राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया है और उससे पहले कुछ प्रस्तावनें भी लिखी है। मगर हम देखते हैं कि अकबरनामा में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, कुछ दोष भी हैं। 3 जो प्रमुख दोष हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं। पहला कि क्योंकि वो अकबर से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए उसका प्रत्येक सुधार और कार्य में उसे अच्छाई दिखती थी। उसने उसकी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लिखी है। दूसरा है उसका भाषा। जो भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा अलंकृत है और अतिशयोक्ति है। और तीसरा जो प्रमुख दोष है इसका कि इसमें केवल अकबर के शासनकाल में घटित राजनीतिक घटनाओं का ही विवरण दिया है, उस काल की सामाजिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अब हम थोड़ा से डिटेल में आईने अकबरी के ऊपर जाते हैं। आईने अकबरी इतना महत्वपूर्ण है कि कई लोग इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ भी मानते हैं। इस ग्रंथ को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड के अंतर्गत अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है। जो पहला वॉल्यूम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ ब्रीफली आपको बताती हूँ। राजकीय शाला, राजकोष, अश्वशाला, दीने इलाही के नियम आदि। जो सेकंड खंड है, वॉल्यूम है, उसमें सैनिक व असैनिक कर्मचारियों, सेना के भाग, वेतन प्रणाली, आखेट, बंदूकची, मनसबदारों के बारे में। तीसरे खंड में न्याय की व्यवस्था, भूमि सुधार, राजस्व व्यवस्था। चौथे में हिंदुओं के साहित्य, ज्योतिष, दर्शन आदि का वर्णन। और 5वें में अकबर के नैतिक उपदेश और उसके नियम। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आईने अकबरी में है वो ये है कि इसके विभिन्न आंकड़े जो लोगों की दशा का वास्तविक ज्ञान नहीं बताते हैं, मगर राज्य को क्या क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही इस पुस्तक में लोगों के रीति रिवाज, परंपराओं और साधारण जनता के अंधविश्वासों का विवरण नहीं देते हैं, मगर फिर भी अकबर के शासनकाल की जानकारी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद हम आते हैं मुंतखाब उत तवारीख। मुंतखाब उत तवारीख की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। अब ये बिल्कुल अबुल फजल से ऑपोजिट है। वो एक कट्टर धार्मिक विचारधारा वाला व्यक्ति था। उसने अपनी जो ये ग्रंथ है उसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है सुबुक्तगीन, जो कि 10वीं सेंचुरी में आया था।
से लेकर हुमायूं की मृत्यु तक का इतिहास है। द्वितीय भाग में अकबर के राजकाल के 40 वर्षों का इतिहास है और तीसरे भाग में समकालीन सूफी संतों, मुस्लिम विद्वानों, हकीमों एवं कवियों का जीवनी है। अगर हम बदायूनी की पुस्तक देखें तो हम देखते हैं कि उसने बिल्कुल ही ऑपोजिट लिखा है अबुल फजल का, क्योंकि वो अबुल फजल से बहुत ईर्ष्या करता था और उसने उसकी बहुत निंदा भी करी है। मगर इस ग्रंथ की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि यह ग्रंथ किसी बादशाह, अकबर या व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा गया है, इसलिए ये एक स्वतंत्र लेखन है और यहाँ पर जो भी उसको बोलना है, जो भी आलोचना उसे करनी है, वह निसंकोच उसे करता है। तो इसीलिए ये जो किताब है ये छिपा कर रख दिया गया था और जब जहांगीर सिंहासन पर बैठ गया था उसके बाद ही इसको प्रकाशित किया गया था। अब हम आते हैं अकबर के काल की तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है तबकात-ए अकबरी, जिसको ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। उसने अकबर के अनेक महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया था। इसके जो ग्रंथ हैं उसमें पहला जो खंड है उसमें दिल्ली के सुल्तान एवं मुगल बादशाहों का इतिहास है और दूसरे खंडों में दक्षिण गुजरात, मालवा, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध और मुल्तान के सुल्तानों का इतिहास लिखा गया है। अभी अगर हम निज़ामुद्दीन की किताब को ढंग से पढ़ें तो उसकी जो शैली है उसमें कट्टरपन और पक्षपात का अभाव है। वो सांगा को भी महत्वपूर्ण मानता है, पक्षपात नहीं करता है अबुल फजल की जगह और ना ही बदायूनी की तरह कटु आलोचना है। वो एक निष्पक्ष इतिहासकार के रूप में लिखा माना जाता है। समकालीन इतिहासकार ने उसको एक आदर्श इतिहास माना है और बाद के इतिहासकारों ने भी इसे बहुत आदर की दृष्टि से देखा है। इतिहास के विद्यार्थी होने के कारण हमें जब अकबर को पढ़ना है तो इन तीनों किताबों को साथ में पढ़कर समझना पड़ेगा, नहीं तो हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। बच्चों, ये हमारा लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। अभी तक हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर के समय के प्रमुख फारसी ग्रंथों का अध्ययन किया है। उसके बाद के जो ग्रंथ हैं वो हम पार्ट 2 वाले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।